people who read this book. This is all about the book from my side. Thank you very much. Thank you so much, Parijat Ji, for revealing different facets about this book. और अब उस सुंदर क्षण की ओर बढ़ते हुए जिसके लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी, इस पुस्तक के विमोचन के लिए अपने सभी माननीय सम्माननीय अतिथिजनों से आग्रह कि वे पुस्तक का विमोचन करें। लेखक महोदय से आग्रह कि वे मंच पर आ जाएं। से स्वागत है। पुस्तक हमारे सामने वो भी आज के समय में और आज इस पुस्तक के विमोचन के लिए हमारे मध्य बड़े नामी गिरामी प्रकांड विद्वान मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी हैं, जो डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास के माननीय सचिव हैं। 4 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन हैं और अग्रसेन अस्पताल दिल्ली के संस्थापक हैं। तो श्री गर्ग से मेरा सविनय अनुरोध कि यहाँ आकर अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमस्कार। प्रोफेसर जोशी जो हम सबको एंकरिंग कर रही थी, भाई सुशील जी, प्रिंसिपल मनोज सिन्हा जी, अशोक जी, पारिजात सिन्हा जी, राजकमल जी, प्रसून मिश्रा जी और सभागार में उपस्थित भाइयों में लगभग 50 साल की यात्रा। इसको जब हमने 2001 और 2 में जनसंघ और जनता पार्टी भाजपा का इतिहास लिखने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल 7 या 8 वॉल्यूम बने थे, 500 पेज के आसपास। उन सबको कंडेंस करके अपेंडिक्स लगा के और उसके बाद की भी यात्रा के 18-19 साल जोड़ के 300-350 पेज के अंदर उसको समायोजित करना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कला रही है पारिजात जी की और उसका वो सफल है। 44 से 76 के अंदर जो 3 बड़े बड़े खंड बनाए, एक जनसंघ का, एक भाजपा का, सुझाव के तौर पे जैसे अशोक जी ने भी कहा, इसका जब रिवाइज में निकाले तो मैं समझता हूँ जनता पार्टी का भी एक अलग से खंड छोटा बनेगा। 70 से 80 का जो कालखंड है वो भी बहुत इवेंटफुल है और उसके अंदर भी विचारधारा तो पूरी जीवित थी, जो भाजपा के रूप में फिर पुनर्जीवित हो गई, परंतु वो भी 3 साल का कालखंड विवरण है, थोड़ा सा अधिक विवरण उसका दिया जाए। एक उदाहरण से ही मैं समझा सकता हूँ। जिस समय सब कुछ हो रहा था तो डॉक्टर स्वामी जनता पार्टी में ये कहकर रहे थे कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मुझे कोई जनता पार्टी से निकाल कर दिखाए। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति चैलेंज करके जनता पार्टी में उसके अध्यक्ष भी रहे, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे कोई निकाल कर दिखाए। और दूसरी ओर जो नॉन जनसंघ के लोग थे, आपने पुस्तक में भी दिया है, शांति भूषण जी जैसे लोग, सिकंदर साहब और ऐसे कई नाम हैं जो भाजपा में आए और बड़े अच्छे ढंग से जब तक वो जीवित रहे बड़े पदों पर रहे और भाजपा के विकास के उसमें शामिल रहे। मेरा इस यात्रा में 50 साल का लगभग अपना अनुभव 70 साल में है। मैं 1971 के चुनाव के अंदर पहली बार सक्रिय रूप से पार्लियामेंट में सक्रियता दिखाई थी। इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहा और 71 का चुनाव मुझे याद है।
67 के अंदर दिल्ली में हम 7 में से 6 सीटें जीते थी और 7 में हमें जबरदस्ती करके हराई गई थी। 71 इसका 10 फेवर था, हम 7 सीट हार गए थे और बुरी तरह हार गए थे। बाहरी दिल्ली जिसमें मैं सक्रिय था वहाँ हमारी सारी मेहनत के बाद जमानत नहीं बचा थी। अब इस यात्रा में मैं थोड़ा सा आपने दिया, थोड़ा और ज्यादा दिया जा सकते हैं, कभी हमारी देखा 51 के अंदर जंक्शन बना, रघुमनारी स्कूल वो सारे हैं, परंतु 51 से पहले मेरा मानना ये है कि इस विचारधारा को 1925 में जन्म हो गया था नॉन पॉलिटिकल रूप में, क्योंकि आजादी से पूर्व जितने भी आंदोलन थे वो कांग्रेस के अंदर रहकर भी समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी थे, हिंदू महासभाई भी थे। कांग्रेस एक आंदोलन था, उसमें सब समाहित थे। और डॉक्टर हेडगेवार जी भी कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने संघ को स्थापित किया और बहुत कांग्रेस के बड़े एक्टिविस्ट हो। परंतु वहां से क्यों उनके मतभेद शुरू हुए, 2 बार जेल भी गए। कई बार पत्रकार बड़ा पूछते हैं संघ वालों का क्या रोल है आजादी का। डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बार गांधी जी के नेतृत्व में जेल गए, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, होती है थोड़ी बहुत चलती है। जो आदमी 2 बार गांधी जी के नेतृत्व में जेल गया, संघ की स्थापना के बाद भी जेल गया, तो ये कह के गया था कि व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस आंदोलन में एज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग नहीं लेगा और अपना दायित्व अपन जोशी को देके जेल गए। 2, 3, 4, 6 महीने रहे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बड़े प्रश्न पूछते थे, आजकल कब पूछ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ शब्दों का तो जो थीम जिनका कोई मीनिंग नहीं होता वो शब्द इस देश में चल रहे हैं। खासतौर पर इमरजेंसी में ये शब्द जब से संविधान के अंदर ठूस दिया गया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, पूरे विश्व में दोनों सबसे अनडिफाइंड कुछ शब्द हैं। तो मुझे इन 2 शब्दों के अलावा कोई नजर नहीं आता जिसका जितना मीनिंग जो कोई लगाना चाहेगा। और मैं कई बार मजाक में कहता हूँ पॉजिटिव और एक कि सेकुलरिज्म सबसे अच्छा शब्द है रक्तदान करना। उससे बड़ा कोई सेकुलर काम नहीं है। जो रक्तदान देता है उसे नहीं मालूम मेरा रक्त की जाति, वर्ण, क्षेत्र किसको चढ़ेगा, वो सेकुलर कोई काम है। और सब दूसरा थोड़ा गंदा शब्द है, सबसे ज्यादा सेकुलर कोई है तो वैश्य है। बाकी कोई प्योर मुझे आज तक कोई बता दे मैं सेकुलर, क्योंकि यदि कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल को कांग्रेस सेकुलर नहीं मानते, क्या नहीं मानते, नरसिम्हा राव को बोलते थे धोती के नीचे निकल पहनते हैं, वसंत साधे जैसे लोग संसद अपने आप को भी मानते थे, केंद्र में कई मंत्री थे, अरुणाचल में मुख्यमंत्री रहे कई, टोंगन वगैरह वो स्वयंसेवक भी थे, कांग्रेसी होना और स्वयंसेवक होना कोई विरोधाभासी नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब जो भी संदेहास्पद मर्डर हुआ है, देहांत हुआ, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी का जनसंघ का अध्यक्ष बनाने की किसको लाए थे, ढूंढते मौर्य शर्मा कांग्रेस को रहे थे, बाद में क्यों आते। यहाँ तक बात हुई बहुत संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश में बाद में मुख्यमंत्री रहे, बड़ी कोशिश हुई। पुरुषोत्तम दास टंडन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946-47, उनके भी बातचीत में ये बात आई। संघ की मजबूरी थी जब बैन लग गया गांधी जी के हत्या का आरोप लगाने के बाद, और बैन लगने के बाद हमारी आवाज उठाने वाला कोई संसद में नहीं था। उस समय एक थिंकिंग आई कि अपनी कोई आवाज तो उठाए, परंतु जनसंघ का नाम से कोई बात नहीं थी। स्वयं संघ सीधा पार्टिसिपेट नहीं करेगा राजनीति में, ये बड़ा क्लियर था। फिर उन दिनों में जब डॉक्टर मुखर्जी अलग हुए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी सोचा बंगाल में थे, उसी का हिंदी रूपांतरण जनसंघ है। तो शुरू में बड़ी दिक्कतें आई। घोषी के बारे में बताया 2 बार बने, और डॉक्टर तकबीर के बारे में लोगों को नहीं मालूम था। उनका भी रहस्यमय परिस्थिति में सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ, आज तक नहीं मालूम कि इतना बड़ा एक्सीडेंट गाड़ी को कैसे
देहांत हो गया। और डॉक्टर रघुवीर कौर थे, 2 बार पुस्तक में भी उन्होंने लिखा है कि 2 बार वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे। इंडोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके लड़के लोकेश चंद्राजी भी जीवित थे 90+ में, वो भी राज्यसभा में कांग्रेस के समय भी रहे आए। तो बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बड़े बड़े लोगों का इसमें योगदान है। परंतु विडम्बनाएं हैं, जो 9 लोग विधानसभा जीत के पहली बंगाल विधानसभा में जनसंघ में जीती, उसके बाद 9 का आंकड़ा कभी नहीं छूटा। 3 लोकसभा पहली बार में आई, तो उसमें शायद 2 बंगाल की थी, 1 गुजरात की थी। तो उसके बाद 9 विधानसभा आते नहीं है। इस बार वो 125 आए, 30 आए, 150 आए, 200 आए। आसपास में है कि 150 के आसपास जरूर आएंगे, यदि मैं अपने आप को नॉन बीजेपी का होके दिखाऊं। तो बंगाल के अंदर अचानक जब डॉक्टर मुखर्जी सीएम से हटे, तो उस स्टेचर का नेता नहीं था। मेरी एक पुस्तक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, नेशनल बुक ट्रस्ट की छपी हुई है। मैं हिंदी के लोगों से जरूर चाहूंगा कि पढ़ें, उसका इंग्लिश वर्जन करें। उस पुस्तक में मैंने सिद्ध किया कि डॉक्टर मुखर्जी के बराबर का शिक्षाविद भारत में 19वीं शताब्दी में उनके बराबर का एक भी कोई एजुकेशनिस्ट बता दें, उस पुस्तक के पढ़ने के बाद तो मैं उससे बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए तैयार। परंतु वो सीन हमारे सामने नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी केवल कश्मीर से हम जोड़ देते हैं, और उन्होंने 2 विधान 2 निशान ये हटवाने के लिए अपने प्राण दे दिए। इससे ज्यादा बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम। जिस व्यक्ति ने 2 नोबेल पुरस्कार आजादी से पहले देश में आए, इन दोनों में उनका योगदान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्थापना में कितना बड़ा योगदान है। रविंद्रनाथ टैगोर से अंग्रेजों के राज में बंगाली में कन्वोकेशन करा देना कलकत्ता विश्वविद्यालय। डॉक्टर सीवी रमन का नोबेल पुरस्कार नहीं आता है कि 20,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर मुखर्जी पर्सनल फोन करके बिरला जी से ना दिलवाते स्पेक्ट्रम। और साइंस का, एटॉमिक एनर्जी का, उनका दूसरा मेरा जो खंड आएगा, मैं सुशील बाबू ये मानेंगे कि जो आज अटल जी ने किया, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया, परंतु आज जो मोदी जी कर रहे हैं, उन सबके बीज के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगभग 3-3.5 साल केंद्र में मंत्री रहे। क्या मंत्री थे? उद्योग और आपूर्ति। उसके बाद 16 मंत्रालय हैं, उसे 1 मंत्रालय 16। और उसके अंदर जो उन्होंने काम किया इस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, खासतौर CSIR की स्थापना से लेकर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी, सेरेमिक्स का, ग्लास का, जो भी सबसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रेलवे इंजन, पहली बार खाद बनाने के कारखाने, वो सारा क्रेडिट हमने नेहरू जी को दे दिया। इसलिए उनको क्रेडिट जाना चाहिए, परंतु विचार के रूप में, मंत्री के रूप में उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए था, परंतु इस देश के इतिहासकारों ने उसको वर्णित नहीं किया। तो मैंने उस खंड उस पुस्तक में चीज दी है, जिसमें मैंने नेहरू जी की मैग्नेटिक की शो की। मैं शुरू से जनसंघ का रहकर भी नेहरू जी का विरोधी नहीं था, और जयप्रकाश नारायण जी का मैं फॉलोवर था यहाँ रहकर, डॉक्टर लोहिया जी। इसलिए मेरा विचार में जहाँ रहा, जहाँ पढ़ा, वो कम्युनिस्टों का गढ़ था। जहाँ मेरा स्कूल था उसके चारों ओर कम्युनिस्टों का गढ़ था। ये सारे प्रेम सागर गुप्ता, बड़े बड़े कम्युनिस्टों के लोग आए, तो सबसे सीखने का, जानने का अवसर मिला। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का उद्घाटन सुशील बाबू जब हुआ, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं तीनों का बड़प्पन बता रहा हूँ कि उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने, अध्यक्षता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और नेहरू जी ने उतना बड़प्पन दिखाया हुआ है, गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित। तो तीनों बड़े नेता जिसका एक दूसरे का विरोधी समझ लेते थे, उनके दिल बड़े भी थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। अब तीनों एक फोटो में है, वो फोटो अब लगेगी, मैंने हटा रखी थी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर जो इंडिया के, वो लगवा दिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े लोगों से सबसे हमको सीख है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, और विचारधारा भी परिवर्तित होती है। मेरे नेहरू जी की स्वयं थी,
मैं 62 में मेरी प्राइज पोजीशन है, नेहरू जी के साथ मेरी फोटो। जब मैं स्कूल में 6वीं में पढ़ता है तो राष्ट्रीय रक्षा कोष में देने गई फोटो आज भी मेरी लाल बहादुर शास्त्री के पास गए थे पैसे में पढ़ते पढ़ते, वो फोटो भी है। परंतु नेहरू जी ने 1963 जिस संगठनों को चलने की बात करते थे, जिस जनसंघ को समाप्त करने की बात करते थे, जिसको वो चाहते थे कि खत्म हो जाए, उनको 26 जनवरी 1963 में लगभग 3000 संघ के स्वयंसेवकों को हमारी उस समय जो निक्कर कमीज और लाठी वाठी टोपी थी उसके अंदर 5 दिन के नोटिस पर 26 जनवरी राजपथ के ऊपर बुलाया था। उसकी फोटो से उनको समझ में आ गया था कि चीन के आक्रमण के बाद जो गुरु जी ने बता दिया था कि ये होगा, हुआ तो वहां तक भी कोई बात नहीं। उसके बाद केवल और केवल एक पार्टी थी जो छोटी होने के बावजूद जिसने पूरा सहयोग दिया, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी ब्लड दिया, जहाँ पे खड़े होने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एप्रिसिएशन के नाम पर उनको बुलाया। लेकिन इंदिरा जी का मुझे थोड़ा इंटरनल मालूम है कि मेरे संबंध सब पार्टी में रहे हैं। भिखुराम जैन जी के सांसद रहे, नाम किसी ने सुना होगा एक आदमी, इंदिरा जी की बहुत नजदीक थे। 84 का जो कुछ हुआ, जो हाईएस्ट नंबर वोट परसेंटेज दिखाया आपने कि है 49%, उससे पूर्व भूमिका क्या बना? क्योंकि मैं उस थोड़े से उस सर्कल में रहा कि मुझे अपने 55 में ही परम पूज्य गुरु जी के साथ के अवसर मिल के बैठने का। दादा हंसराज जी जो दिल्ली की राजनीति के बहुत बड़े नाम थे और उन संबंधों के कारण उनको अरुणा असली मेयर बनाई और केदारनाथ धानी डिप्टी मेयर बने। 58 में पहला किसी अच्छी पोस्ट पर कोई जनसंघी बैठा तो केदारनाथ धानी। तो संबंध क्या थे? जब जयप्रकाश नारायण जी भारत छोड़ो आंदोलन में छिपने की जरूरत थी तो लाला हंसराज जी ने अपनी कोठी में अरुणा असली में जो नौजवान थे उसने सबको छिपा कर रखा और उसके कारण से दिल्ली में पहला नॉन जनसंघ सरकार कॉर्पोरेशन में आई। इसमें कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी होती थी कि ना विधानसभा थी ना मेट्रोपॉलिटन, अपने आप में सरकार थी। तो संबंध काम आते हैं। लाला हंसराज जी मेयर तो रहे ही बार, पर तो संघ की लास्ट तक वो रहे और जेल में जाके वो देखा मोदी जी ने गाड़ी बढ़ा रखी तो इमरजेंसी में उनकी दाढ़ी बढ़ी थी, वो बढ़ी थी। संघ पुरुष से एडजस्टमेंट होते हुए कभी उन्होंने घबराए नहीं, राजनीतिक कारणों से कुछ एक दिन में नहीं खड़ी होती पाई। बहुत लोगों ने त्याग दिया, बहुत लोग वर्णन में है, बहुत लोगों का नहीं है, क्योंकि संभव भी नहीं बता रहे 303 जितना स्पेस देना चाहिए था। कुछ लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं आ पाया। अब यज्ञदत्त शर्मा का नाम आपने कितना में सुना होगा? 40 पीढ़ी जितने बैठे शायद सुना है किसी ने? उनसे पुरानों का नाम आ गया, जैसे गुरुदेव जी आ गए, मेरे पड़ोसी परिवार आ गए। यज्ञदत्त शर्मा पंजाब का वो व्यक्ति था जो सांसद भी रहे, जो वीर यज्ञदत्त कह रहे हैं और अकालियों से भी टक्कर लेते थे। उस समय भी जीत के आने के और बाई चांस मजाक में मैंने उनसे कही 1990 में ये अपने लोग कुछ नहीं बने, बीपीसी के हो गया वो हो गया, तो हम उस गवर्नर तो बनी सकते हैं। तो हमने तो मजाक में गवर्नर कह दिया, तीसरे दिन वो गवर्नर बन गए। तो पहला व्यक्ति जो जनसंघ का था जो गवर्नर बना वो यज्ञदत्त शर्मा है। पहला व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पहुंचा इस कैडर से वो भैरव सिंह जी थे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब इस जर्नी के जो पहला चीज जो बड़ी बात होती है। 67 में जब संयुक्त सरकारें बनी, 67 से जो हम कॉलेज में आने से तो याद है, कम्युनिस्ट पार्टी भी, जनसंघ भी और बाकी लोग मिलकर उनके जो कांग्रेस छूट गया सबने मिलकर सरकार। कम्युनिस्टों से जो कई जगह आदमी यूनिवर्सिटी में मनोज जी बैठे हैं जी चलाते हैं, कई बार कांग्रेस को हराने के लिए इनसे वो चुपचाप रहते थे, समझौता करते, क्योंकि 5 इनके जीत के आते हैं, 5 उनके आते हैं, 5 कांग्रेस के आते हैं। तो उस गठन करने के लिए तो आगे चाहिए ये रहेंगे। तो छुआछूत हटाने के लिए राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहले कदम उठाया।
डॉक्टर लोहिया का उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट जॉइंट डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ने के लिए जो राजनीति होती है, उन दोनों का जो डिक्लेरेशन है कि पाकिस्तान एक सच्चाई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, परंतु दोनों को मिलकर एक फेडरेशन टाइप कुछ बना लेना चाहिए जिससे कि आपस का नजर से दूर हो। कितना पहले वो लोहिया जी थी, इंडिया जी, वो अपनी पार्टी के नेता, वो अपनी पार्टी, तो बड़े बड़े लोगों ने क्या तपस्या की है। एक स्वामी का मेंशन थोड़ा सा है, अब तो स्वामी का मेंशन आपने दिया कुछ थोड़ी सी डेट है, 52 कर गया, डेथ हुई 53 है। इसी तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन 7 जुलाई, छोटे छोटे फैक्टरी में बता देंगे, क्योंकि आपकी किताब का महत्व इसलिए कि आप कभी ना स्वयंसेवक रहे करते हुए ना जनता के अंदर रहे, इसलिए एक तटस्थ भाव से रिसर्च करके जो आपको मटेरियल मिला, जो लोग मिले, जितना उन्होंने बताया, उसके आधार पर आपने पुस्तक की अच्छी रचना की है। कंडेंस फॉर्म में आपके समय किसी पे नहीं होता, तो इतने पेजों में पूरा का पूरा, और क्योंकि बाद में लिखी है इसलिए नए हीरोज को भी स्थान शायद जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलना है, क्योंकि गुजरात में रहते हैं, जो अमित शाह जी का वो जो राइट है उनका कंट्रीब्यूशन है, पर वो 5-7 साल वाला है, तो वो गोविंदाचार्य जी का थोड़ा सा पेंशन आया है, थोड़ा ज्यादा आया जाता, वो सब चीज मैं कहूँ 303 में नहीं संभव। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया वो है, और आपके जो मेहनत की है उसके लिए हम सब तालियां बजा कर उस पर चलती रहे, और देश की राजनीति पर, देश की सामाजिक व्यवस्थाओं पर, और खास तौर पर देश के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसको सबसे पहले पहचाना था तरफूरी गुरु जी ने, और लेखक के रूप में केवल और केवल 2-3 लोग, रामस्वरूप जी, सीताराम गोयल और एक दूसरे व्यक्ति के जो वॉरियर रहे हैं, जो पूरे के पूरे लेफ्ट और ये जो सरकार को तोड़ने वाली शक्तियों को वो 50 से शुरू हो गए थे, इतना प्रचुर साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार के आप भी उभर के आए, आप अभी बिलो 50 हैं, उनसे प्रार्थना है। मुझे राजकमल जी के सौजन्य से यहाँ आने का अवसर मिला, और मैंने अपने साथियों से मनोज जी से मिलने का अवसर मिला, और सुशील जी आज भाजपा में हैं, तो उसके अंदर राजकमल जी का मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि सुशील जी पूरे मन से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए। खासतौर आज के जो उनका भाषण में भी पूरा दूसरा तारीफ करना चाहिए, जेडीयू के अध्यक्ष RSP जी ने क्या है आज उनका भाषण आप भी एक बार फिर पढ़ना, कह रहे हैं इतने तथ्य से बोला है वो व्यक्ति ऐसे सवाल कर परसों, और पूरा उसने जिसने उसको सुना होगा कि बिहार कैसे राइज कर रहे, जैसे भाजपा राइज कर रही है, बिहार में मुझे लगता है अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर ये बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दिल्ली पंजाब में तो ये बिना काम किए ये जो नारेबाजी वाले करने वाले किसान है उनको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि 2024 के बाद बिहार से माइग्रेट लेबर के नाम पर तो दिल्ली में कोई नहीं, तो शुरू से सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाले लोग, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन देने वाले, क्योंकि एक परिपाटी है चंद्रगुप्त से लेकर कौटिल्य से लेकर और बात तक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट रही है बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकर, सारगर्भित और प्रासंगिक वक्तव्य के लिए आपका हार्दिक आभार।